हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT 5। आज हम समझेंगे NCERT क्लास 6 सोशल साइंस का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में देखें या फिर अपने आसपास देखें, सब एक जैसे नहीं होते। कोई अलग स्टेट से आता है, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, कोई अलग तरह का फूड खाता है और सबके फेस्टिवल्स भी अलग होते हैं। ये सब डिफरेंसेस है। हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है समीर 1 और समीर 2 के बारे में। समीर 1 जो स्कूल जाता है, इंग्लिश बोलता है, जबकि समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता है और उसके पास स्कूल जाने का मौका नहीं है। समीर 2 मेरठ से आता है और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुस्लिम है। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि डिफरेंसेस, अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स या लाइफस्टाइल फ्रेंडशिप को नहीं रोक सकते। ये डिफरेंसेस हमारे फ्रेंडशिप को रिच बनाते हैं। जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कल्चर्स के बारे में जानते हैं। इससे हमारा नज़रिया ब्रॉडन होता है। तो अब तक हमने समझा डाइवर्सिटी का मतलब। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट फेस्टिवल्स। ये डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी को रिच बनाते हैं। बट इनइक्वालिटी एक अलग चीज़ है। इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी इंसान के पास रिसोर्सेस जैसे पैसे, घर, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते या उनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे समीर 2 स्कूल नहीं जा पाया, वो एक इनइक्वालिटी थी। एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इनइक्वालिटी का है कास्ट सिस्टम। एंशियंट इंडिया में लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था उनके काम के अकॉर्डिंग, और ये ग्रुप फिक्स थे। मतलब जो जिस ग्रुप में पैदा हुआ था उसे उसी ग्रुप में रहना पड़ता था। लोग अपना प्रोफेशन भी चेंज नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के फादर पॉटर है तो उसके बच्चे को भी पॉटरी का ही काम करना पड़ेगा, भले ही उसमें कुछ और कैपेबिलिटीज़ क्यों ना हो। यह सिस्टम लोगों को उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता था। इससे सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी बढ़ गई। और ये डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी तो ये है कि हम अलग अलग काम करें, बट इनइक्वालिटी तब है जब आपको कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी ही ना मिले या आपको कम समझा जाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इस पेज में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में। हम सबको पता है इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग टाइप्स के फूड खाए जाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं और अलग अलग रिलीजियंस फॉलो किए जाते हैं। हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे आई? इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न है। बहुत साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, काम ढूंढने के लिए या नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए या फिर सिर्फ एडवेंचर के लिए या फेमाइन और ड्राउट से बचने के लिए। जब लोग ट्रैवल करते थे तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना फूड, अपने फेस्टिवल्स ले जाते थे और जहाँ वो सेटल होते वहाँ के कल्चर से मिक्स हो जाता था। जैसे अगर लोग फूड के लिए ट्रैवल करते थे तो वो नए टाइप्स के स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के बारे में सीखते थे। जब वो किसी नए रीजन में सेटल होते थे तो उनका अपना फूड वहाँ के लोकल फूड से मिक्स हो जाता था। इस तरह हिस्ट्री और जियोग्राफी का डाइवर्सिटी में बहुत बड़ा रोल है। जैसे लोग पहाड़ी इलाकों में अलग तरह से रहते हैं और कोस्टल एरियाज़ में अलग तरह से। उनका फूड, उनके कपड़े, उनके काम सब उनकी फिज़िकल सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई माउंटेन पर रहता है तो उसका फूड, कपड़े और रहने का तरीका प्लेन एरिया में रहने वालों से अलग होगा। क्यों? क्योंकि माउंटेन पर लाइफ डिफरेंट होती है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, रिसोर्सेस अलग है। तो इस तरह से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ की जियोग्राफी भी उनकी डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है। अब इस पेज पर हम इंडिया के 2 रीजियंस लद्दाख और केरला के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे जियोग्राफी और हिस्ट्री डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है। पहले बात करते हैं लद्दाख की। ये जम्मू एंड कश्मीर में एक डेजर्ट एरिया है जो बहुत हाई माउंटेन्स में है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश होती है और पूरा सारा स्नो से ढका रहता है। यहाँ बहुत कम ट्रीज़ है। लोगों को पानी के लिए मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड होना पड़ता है। यहाँ के लोग शिप और गोट्स पालते हैं। लद्दाख में पश्मीना ऊल मिलती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव और फेमस है।
लद्दाख के गोट से ये ऊल कलेक्ट करते हैं और ट्रेडर्स को कश्मीर में बेचते हैं। कश्मीर में पश्मीना शॉल्स बनते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ के लोग मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे चीज़ और बटर खाते हैं। यहाँ पर यक काउस भी मिलती है। लद्दाख को गुड ट्रेड रोड भी माना जाता है। कई सालों से बहुत सारे कैरावान्स यहाँ से गुजरते थे तिब्बत जाने के लिए। ये कैरावान्स अपने साथ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क जैसा सामान लेके जाते थे। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं क्योंकि बुद्धिज़्म यहाँ से तिब्बत पहुँचा था। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट सिर्फ बुद्धिज़्म ही नहीं, 400 साल पहले इस्लाम भी यहाँ आया था और लद्दाख में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो लद्दाख में हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखती है। बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लद्दाख में एक फेमस स्टोरी है तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा, जिसे यहाँ के मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों गाते और परफॉर्म करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं। अब चलते हैं इंडिया के दूसरे कॉर्नर साउथ में, केरला की तरफ। केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ हिल्स। और इन हिल्स पर क्या उगता है? स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, क्लोव्स और कार्डामॉम्स। ये स्पाइसेस ही है जिनकी वजह से केरला इतना फेमस हुआ। पूरे वर्ल्ड से ट्रेडर्स यहाँ आते थे स्पाइसेस बाई करने। सबसे पहले ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स यहाँ आए थे। क्रिश्चियनिटी भी इंडिया में सबसे पहले केरला ही आया। माना जाता है कि सेंट थॉमस, जो क्राइस्ट के अपोस्टल थे, वो 2000 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाया। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ सेटल हो गए थे, इसलिए यहाँ एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा भी यूरोप से सी रूट से सबसे पहले यहाँ केरला ही पहुँचे थे। तो इन सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। ये केरला की रिलीजियस डाइवर्सिटी है। केरला की एक और ख़ास बात है कि वहाँ के फिशिंग नेट्स ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जैसे दिखते हैं और इन्हें छिनावाला कहते हैं। यहाँ तक कि फ्राइंग यूटेंसिल को भी छिना छट्टी कहते हैं, जो शायद चाइना से आया है। ये कल्चरल एक्सचेंज का एग्जाम्पल है। यहाँ की लैंड फर्टाइल है और क्लाइमेट अच्छा है, इसलिए यहाँ राइस, फिश और वेजिटेबल्स बहुत खाए जाते हैं। हमने देखा कि केरला और लद्दाख ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टर्म्स में कितने अलग हैं, लेकिन दोनों रीजन्स पर ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस हुआ है। एक्चुअली हिस्ट्री में लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं, काम के लिए या नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए या फिर नए एक्सपीरियंस के लिए। जब लोग मूव करते हैं तो वो अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को भी अपने साथ ले जाते हैं और जहाँ वो सेटल होते हैं वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस और कॉस्ट्यूम से मिक्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फूड हैबिट्स, क्लोथ्स, म्यूज़िक, रिलीजन सब में वैरायटी आती है। हम अपने पड़ोसियों से बहुत कुछ सीखते हैं जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे डेली लीव्स में हम कितने अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। इंडिया की डाइवर्सिटी हमेशा से ही इसकी स्ट्रेंथ रही है। ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडियंस को डिवाइड करना आसान होगा क्योंकि वो इतने डिफरेंट थे, डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजियंस। लेकिन ब्रिटिशर्स गलत थे। इंडिया के लोग, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन, रिच या पुअर, अलग अलग एरियाज से सब एक साथ आए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किए, वो जेल गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज करने के बहुत अलग तरीके ढूंढे। उन्होंने दिखाया कि डिफरेंसेस के बावजूद वो सब एक है और अपने देश के लिए यूनाइटेड है। एक एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग मसाकर का। अमृतसर में एक ब्रिटिश जनरल ने एक पीसफुल मीटिंग पर फायरिंग करवा दी थी, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मरे थे। इस इंसिडेंट में हर रिलीजन और बैकग्राउंड के लोग थे और सबने मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ये इंसिडेंट इंडियन यूनिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल बन गया था। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारे डिफरेंसेस हमारी कमज़ोरी नहीं है बल्कि हमारी ताकत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज का यूज़ किया था इंडिया की यूनिकनेस को डिस्क्राइब करने के लिए।
उन्होंने कहा कि इंडियन यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से हम पर थोपी गई हो, बल्कि ये एक डीप फीलिंग है जो हमारे अंदर से आती है। इंडिया में हर तरह के बिलीफ और कॉस्ट्यूम्स को एक्सेप्ट किया जाता है और हर वैरायटी को प्रमोट किया जाता है। ये हमारी वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कॉस्ट्यूम है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, फूड्स, क्लोथ्स एंड लाइफस्टाइल्स। ये डिफरेंसेस हमारी हिस्ट्री और जियोग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है। हमने ये भी समझा कि इनइक्वालिटी डाइवर्सिटी से अलग है और इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी से आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने देखा कि इंडिया में ये जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ये हमारी वीकनेस नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक है और यही हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आई होप आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, NCERT 5 चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।